हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मयंक भैया। वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। तो गाइज हम जेई 2025 के जैन अटेम्प्ट के इंट्रो टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हम 2 सेट्स कर चुके हैं और हम आखिरी सेट में पहुंच चुके हैं। सिंस इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल थे तो हमने क्या किया, इन सवालों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहली 2 वीडियोस आप ज़रूर चेक कीजिएगा, ये 3rd वीडियो है। तो गाइज इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो गाइज ये रहा आपका पहला सवाल। पहले क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है, द स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग आर। 4 कंपाउंड्स दिए हैं। अच्छा सवाल है, पूछा गया इसमें से कौन से कंपाउंड स्टीम वोलेटाइल है। तो पहले तो इसकी थ्योरी हमें पता होनी चाहिए, भाई स्टीम वोलेटाइल कौन कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो गाइज एनसीईआरटी के अंदर ये कंडीशन दी गई है कि जौन से कंपाउंड्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं वो स्टीम वोलेटाइल हो सकते हैं। तो ये कंडीशन दे रखी है। तो गाइज ये जो कंपाउंड है, जैसे सी वाला कंपाउंड, इसमें ये जो कंपाउंड है इसमें हाइड्रोजन इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहां से भी और यहां से भी। तो ये जब पानी में जाएगा तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, तो पानी के साथ अच्छी इंटरैक्शंस प्रोड्यूस कर सकता है ये वाला कंपाउंड। सेम गोज विद दिस। एक्चुअली दोनों सेम ही है, पता नहीं क्यों 2 अलग अलग ऑप्शंस बना रखे हैं। तो ये भी पानी के साथ अच्छी इंटरैक्शन कर सकता है। दैट मीन्स कौन नहीं कर सकता, पहले दोनों नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या मैं बताता हूं। पहले दोनों के अंदर एक चीज प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट मीन्स यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है। ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ये अंदर ही अंदर बनाता है। अब आप ऐसा सोचिए कि ये मॉलिक्यूल अंदर ही अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वाटर के साथ अगर बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर तो कम ही हो जाएगी ना। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम है दैट मीन्स ये स्टीम वोलेटाइल है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों सही आंसर है, मतलब ए और बी सही आंसर है। इसका आंसर 1 है। अब मैं आपको वैसे क्विकली बता देता हूं इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है। तो गाइस फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो ये रही आपकी बेंजीन रिंग, यहां पे OH और नीचे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, NO2। तो N पे प्लस, O पे माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड O। तो ये रहा मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपका A वाला मॉलिक्यूल है और यहां पे हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि यहां पे इस हाइड्रोजन के और इस ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। सेम कहानी आप इसके साथ भी कर सकते हैं। इसका ऑक्सीजन और उसका हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जिसके कारण दीज 2 आर स्टीम वोलेटाइल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये बड़ा सिंपल सवाल है। 4 ऑप्शन है और 4 यूपीएससी नेम है और आपको मैच करना है ना, वेरी सिंपल। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। इसके अंदर अगर आप देखोगे ये दोनों ब्रांचेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 कार्बन की 1 कार्बन की, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। मेरे को लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी होती है, तो यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 कार्बन है ना, C2H5 लिखा हुआ था यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे लॉन्गेस्ट चेन ये रही। अब आपको नंबरिंग करनी है, लेफ्ट से नंबरिंग करोगे या राइट से नंबरिंग करोगे। मेरे हिसाब से हमें लेफ्ट से ही करनी चाहिए, रूल्स तो यही कहते हैं। मेरा हिसाब मतलब रूल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेफ्ट से ही नंबरिंग करनी है बिकॉज ये इथाइल है। तो अगर तो देखो दोनों ग्रुप्स की पोजीशनिंग सेम सी है, मतलब लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो इस पे 3 आ जाएगा, राइट से नंबरिंग करेंगे तो इस पे 3 आ जाएगा। दैट मीन्स लोकेंट रूल तो दोनों से ही मैच हो रहा है ना। तो फिर नंबरिंग के पीछे जो रीजन होता है वो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इथाइल का ई पहले आता है, जिसके कारण नंबरिंग लेफ्ट से होगी। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर है 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। इसको तो हम इससे ही मैच करेंगे। अगला देखते हैं CH3 इसको ज़रा एक्सपैंड करके बनाते हैं। तो एक कार्बन पे जिस पे 2 कार्बन और लगे हुए हैं, एक कार्बन पे जिस पे 2 और कार्बन और लगे हुए हैं, और इस पे 3 कार्बन और लगे हुए हैं, 3 कार्बन और लगे हुए हैं, 3 कार्बन यहाँ भी, 3 कार्बन यहाँ भी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये कंपाउंड है। इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा ढंग से बनाते हैं, रुको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 कार्बन लिखे, यहाँ पे 3 कार्बन लिखे।
अब अगर आप देखोगे लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, तो यहां पे अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, दैट मीन्स यहाँ पे 4 4 डाइमिथाइल हेप्टेन की बात हो रही है। तो बिल्कुल पहले ए को हमने 2 से मैच किया था, ए को हमने 2 से मैच किया था, बी को हम 3 से मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाती है सी की बारी। सी में 2 एल्कीन है, ऑब्वियसली नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज नंबरिंग में छोटा नंबर दिया जाएगा एल्कीन को, तो लेफ्ट से करेंगे तो 1 दे देंगे, तो इट्स बेटर। तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 पे मिथाइल है और 1 और 3 पे डाईइन है और ये पेंटा है। तो बिल्कुल यही दिख रहा है मुझे दूर से, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 1 और 3 पे 2 इन लगे हुए हैं और ये पेंटा है, मतलब 5 कार्बन वाला है। तो सी को हम 4 से मैच करेंगे। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डी। अब डी में लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे कि राइट से? ऑब्वियसली लेफ्ट से, बिकॉज एल्कीन को छोटा नंबर देना है, तो लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 एंड 5, दैट मीन्स 4 पे मिथाइल है और ये पेंट 1 इन है, तो इसको आप 1 से मैच करोगे। ठीक है, 4 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और पेंट, बिकॉज 5 कार्बन थे, 1 इन है, बिकॉज फर्स्ट कार्बन पे इन है, तो ये हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 दिख रहा है कहीं पे? बिल्कुल दिख रहा है। इसका आंसर ये है, इसका आंसर 2 है, 2 3 4 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन हेक्स 1 3 डाईइन 5 आइन। तो सबसे पहले तो भाई साहब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, फिर ही हम बॉन्ड वगैरह काउंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हेक्स है, हेक्स मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और 6 कार्बन है। 1 और 3 पे, इस पे नंबरिंग पहले ही कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है हमारे। 1 और 3 पे 2 इन लगे हुए हैं, 1 पे भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 3 पे भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है भाई साहब, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। 1 3 डाई इन एंड 5 पे आइन। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी बचे हुए हाइड्रोजन भी बनाएंगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें भी 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसमें भी 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसमें भी 1 बचा हुआ है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए जरा देखते हैं। एक मैं कट करता रहूंगा सिग्मा बॉन्ड, एक ये हुआ, 2 3 है ना, एक सिग्मा होगा ना, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 सिग्मा बॉन्ड हुए हमारे पास। पाई बॉन्ड कितने हुए वो देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड हुए, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड हुए, तो टोटल हो गया ये 15 का। ठीक है, आपको सम ही बताना था ना। ठीक है, तो वी हैव 11 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 4 पाई बॉन्ड। वेरी इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काइंड ऑफ सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स बनाने हैं और फिर से एक नाम दे दिया गया है, हेक्स 1 इन 4 आइन। तो हेक्स मतलब 6 कार्बन एटम्स आ गए, फिर से 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन एटम्स है, 1 पे इन लगा हुआ है, मतलब 1 पे हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 4 पे आइन है, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हमने। ठीक है, और बाकी ऑब्वियसली हमें हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे, तो फटाफट डाल देते हैं। H H, यहाँ पे भी एक H आएगा, यहाँ पे 2 H आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई H नहीं आएगा, यहाँ पे 3 H आएंगे। ओके, अब देखते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो वी हैव 13 सिग्मा बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड्स कितने हुए, 1 2 और 3 पाई बॉन्ड्स, 13 एंड 3, इसका आंसर ये हुआ 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड present in an inert support. In paper chromatography, the material of paper acts as a stationary phase. थोड़ी घुमाने की बात कर रखी है। Actually, paper chromatography is a type of
पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ओनली, है ना। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, उस पेपर के अंदर जो वाटर होता है वो ट्रैप्ड होता है ना। मतलब क्रोमेटोग्राफी पेपर की लेयर्स के अंदर वाटर की एक छोटी सी थिन फिल्म ट्रैप्ड होती है। तो जो पेपर है वो तो इनर्ट मटेरियल है, पेपर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। जो असली रोल होता है, जो स्टेशनरी फेज होता है, वो लिक्विड की थिन फिल्म है जो पेपर के बीच में ट्रैप्ड है। दैट इज योर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दैट इज योर पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में तो ठीक लिखा हुआ है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन एन इनर्ट सपोर्ट। इनर्ट सपोर्ट आपका वही पेपर है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट्स एज स्टेशनरी फेज। ये गलत है क्योंकि पेपर के मटेरियल का रोल नहीं है, उसके बीच में जो वाटर की लेयर ट्रैप्ड है उसका रोल है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। आई थिंक इसका आंसर 2 हो गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। गाइस फिर से क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन से, है ना। इन द सल्फर एस्टिमेशन आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बता रखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका 0.2 ग्राम्स, 0.2 ग्राम्स, ठीक है। और इससे हमें क्या मिल गया है, बेरियम सल्फेट। इससे हमें बेरियम सल्फेट मिला है 0.4 ग्राम्स। 0.2 ग्राम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से 0.4 ग्राम्स बेरियम सल्फेट मिला है, और आपको सल्फर का परसेंटेज इस कंपाउंड में निकालना है। तो गाइज फिर से प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन यूज करेंगे। ये मानेंगे जितना भी ये सल्फर है ये सारा का सारा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया है। तो स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, आपसे अगर मैं पूछूं मास ऑफ सल्फर निकालना है आपको, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ सल्फर निकालने पड़ेंगे और उसको उसके मोलर मास ऑफ सल्फर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। मास निकालने के लिए मोल्स निकालोगे और मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इट इज 0.4 बेरियम सल्फेट आपके पास 0.4 ग्राम्स है, और बेरियम सल्फेट का जो मोलर मास होता है दैट इज 137 प्लस सल्फेट का मोलर मास। तो बेरियम सल्फेट का मोलर मास कितना हो गया, 137 प्लस सल्फेट। सल्फेट का मोलर मास 96 होता है, क्योंकि सल्फर इज 32 प्लस 64, 32 64 आपका हो गया 96। तो 137 प्लस 96 कितना हो गया, ये 7 6 हो गया 13, ठीक है, 10 13, तो 233। तो 233 आपका बेरियम सल्फेट का मास हो गया, मोलर मास। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गए मोल्स ऑफ सल्फर। तो गाइज मैंने क्या किया, मैंने बेरियम सल्फेट का मास मुझे पता था, मैंने इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे को सल्फर के मोल्स भी पता चल गए, और यही मोल्स बेरियम सल्फेट के भी मोल्स हैं, क्योंकि जितने बेरियम सल्फेट के मोल्स होंगे उतने ही सल्फर के मोल्स होंगे। अब इसको आप 32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सल्फर का मास हो गया, ठीक है। तो आपको जीएस की वैल्यू पता चल गई, मास ऑफ सल्फर पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए आपने जो ये जीएस निकाला है, जो जीएस की वैल्यू निकाली है, इसको 0.2 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो हुई ना परसेंटेज, कि मास ऑफ सल्फर हमें पता है कितने में से, इनटू 100। अब इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 275 आएगी, मतलब अगर आप 10 टू द पावर -1 के टर्म्स में लिखोगे, बट परसेंटेज इज 27.5, तो इसका आंसर 275 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। आपको 3 कंपाउंड दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा कंपाउंड है या एनायन है, मतलब ये कंपाउंड है और ये 2 एनायन है। आपको बताना है स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो वैसे ओवरव्यू अगर देखा जाए तो ये जो हमारा कंपाउंड है Q, शायद देख के समझ आ गया होगा, ये एक एरोमेटिक सिस्टम है, ये एक एरोमेटिक सिस्टम है। ये वाला कंपाउंड अगर आपको याद है तो ये एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है।
नॉन एरोमेटिक ही क्यों होता है? बिकॉज ये टब शेप में होता है, इस तरीके से होता है, ये प्लेनर ही नहीं होता है। जो प्लेनर होता है वही एरोमेटिक हो सकता है ना, तो एक्चुअली ये नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर मतलब इसमें तो रेजोनेंस हो ही नहीं सकती। अगर रेजोनेंस नहीं हो सकती तो एरोमेटिसिटी की तो बात ही नहीं करनी है। तो इट इज अ नॉन एरोमेटिक सिस्टम। ये एक एरोमेटिक सिस्टम है बिकॉज इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड फाइनली जो ये वाला सिस्टम है, ये बिकॉज इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम हुआ, एंटी एरोमेटिक सिस्टम हुआ। तो आप तो जानते ही हो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक। फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और लीस्ट स्टेबल इज एंटी एरोमेटिक। तो देखो, कोई एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो क्यू सबसे बेस्ट होना चाहिए, तो क्यू तो दोनों ऑप्शन में सबसे बेस्ट है। क्यू के बाद आर का नंबर आना चाहिए और फिर उसके बाद पी का नंबर आना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस फिर से बड़ा सिमिलर सा क्वेश्चन आ गया। ड्यूरिंग सल्फर एस्टिमेशन 160 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स इतने मिलीग्राम्स ऑफ बेरियम सल्फेट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बड़ा सिमिलर क्वेश्चन किया था, मैं फिर से कैलकुलेशंस रिपीट कर देता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें क्या मिल रहा है? बेरियम सल्फेट मिल रहा है। तो कितने मोल्स मिल रहे हैं बेरियम सल्फेट के? 466 इंटू 10⁻³ ये तो मास है बेरियम सल्फेट का, डिवाइडेड बाय 233 ये बेरियम सल्फेट का मोलर मास हो गया। तो ये तो बेरियम सल्फेट के मोल्स हो गए, या इसको मैं मोल्स ऑफ सल्फर भी बोल सकता हूं। ठीक है, फिर मुझे इससे कैलकुलेट करना है मास ऑफ सल्फर। मास ऑफ सल्फर निकालने के लिए मैं इसको कैंसिल करूंगा 2 से, तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 32, दैट मीन्स 64 इंटू 10⁻³ ये मास ऑफ सल्फर हो गया। अब आपको ये मानना है कि ये सारा का सारा सल्फर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया है। अब आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या हो जाएगी? मास ऑफ सल्फर विच इज 64 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये जो भी सामान दिया हुआ है 160 इंटू 10⁻, कितना हो गया ये? -3 इंटू 100। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो कैंसिल हो गया, तो दिस इज 64 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10। ठीक है, तो 16 4 64, तो आंसर इसका आ गया 40%। ये कैलकुलेशन भी अच्छी है इस क्वेश्चन की, 40%। बट देखिए कितने सारे क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आए हैं। तो गाइज यहीं पे हमारा थर्ड सेशन भी खत्म होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आप आईओसी पढ़ रहे हैं तो क्वांटिटेटिव को मत छोड़िएगा, उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।